हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट 5वां है और रेगुलर जो कि चल रहा है। तो आप देखते होंगे, आशा है कि समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा और अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज पांचवा पार्ट है ये, है ना। और ये चैनल का नाम है एमके विजडम एकेडमी, जहाँ से आप सर्च करके यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आज ये 5वां वीडियो इडिक्विटी पर बेस्ड है, जो कि एक्सपेक्टेड पेपर है। अगर आपका एग्जाम अगर आने वाले शिफ्टों में है तो देख कर जरूर जाए, हो सकता है एक आधो क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट 5। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो कार्यवाहियां दी गई हैं, एक और दो। एक कथन दिया गया है और दो कार्यवाहियां दी गई है, यानी कि कथन पढ़ने के बाद क्या आपको कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी कार्यवाहियां कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करती है? कथन क्या है कि एक कंपनी के तकनीकी अनुभव में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। एक बहुत बड़ा कंपनी है, कंपनी में एक तकनीकी अनुभव काम करने वाले लोग हैं, उसमें से गंभीर त्रुटियां पाई गई है। मतलब कुछ गंभीर त्रुटियां मतलब बहुत सीरियस मैटर है, कुछ गंभीर है, पूरा गंभीर त्रुटियां हैं, गलतियां पाई गई है। तो कार्यवाही क्या करनी चाहिए कि तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। हाँ, अगर जो उस टाइम जो लेबर अगर उस कंपनी में काम कर रहे हैं, मजदूर, अगर वो अगर सक्षम नहीं है तो उसके लिए फिर कुशल तकनीकी टीम नियुक्त कर देनी चाहिए, जो कि वो गंभीर समस्या है उसका समाधान हो सके। तो पहला जो है वो सटीक बैठता है, एकदम पहला सही है। दूसरा क्या कहता है कि अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना चाहिए। स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तकनीकी में त्रुटि क्यों हुआ। आखिर कंपनी का जो मालिक है वो तो किस पे भड़केगा? तो लेबरों पे, मजदूरों पे भड़केगा कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, उसका स्पष्टीकरण नोटिस दो हमको। तो ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है वो मिलता जुलता दिख रहा है। कार्यवाही एक और जो दो है वो दोनों जो है कथन का स्पष्ट रूप से, तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो पहला और दो दोनों होगा, ना तो एक ना तो दो नहीं, केवल एक दो नहीं, केवल दो अनुसरण नहीं कि इसका आंसर होगा 4 नंबर। एक और दो दोनों अनुसरण करता है कि कंपनी में तकनीकी रूप से गंभीर त्रुटियां पाई गई है, तो इसके लिए एक नया टीम बनाया जाए और इसका जो खराबी का कारण है वो अनियमित सभी कर्मचारियों को एक नोटिस जारी करना जाए कि अगले बार से ध्यान रखें, अगले बार से कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर 4, एक और दो दोनों कथन निष्कर्ष करते हैं इसमें। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक पता दिया गया है और ये हाल ही फिलहाल में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और पूछ रहा है, और हाँ हो सकता है आपके एग्जाम में भी यही वाला क्वेश्चन आ जाए, तो देख के जरूर जाइएगा। ये एक एड्रेस दिया गया है जिसके 4 विकल्पों में से दोबारा प्रस्तुत जाते हैं, यानी कि 4 को विकल्प दिया जाता है, चारों में अलग 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 रहेगा। एक एड्रेस जो रहेगा, एक एड्रेस लंबा चौड़ा दे देगा, उसमें स्पेलिंग एरर देगा कि आपको स्पेलिंग छाटते छाटते टाइम टेकन का सवाल है, टाइम लगेगा। एड्रेस देगा तो एड्रेस को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा वो एड्रेस के बिल्कुल समान होगा, बाकी जो 3 होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, तो तीनों को आपको छाटना है। तो क्या है? हंसेन टेक्निकल डिवाइसेस C728 क्रॉमटेक पार्क 8वां बिल्डिंग सेक्टर 29 बी थाने ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 400-615 इंडिया, यानी कि ये पूरा जो है महाराष्ट्र इंडिया का एड्रेस है। ठीक, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा इसमें मिलता है। हसन टेक्निकल डिवाइस C728 क्रॉमटेक पार्क 8वां बिल्डिंग सेक्टर 29 बी थाने ईस्ट थाने महाराष्ट्र 400-615 इंडिया, यानी कि पहला तो मिल रहा है, इसका पहला तो मिल रहा है, यानी कि पहला में कुछ गलती मिला, कुछ गलती नहीं मिला, तो यानी कि पहला जो है होगा सही होगा। दूसरा में देखते हैं, हंसेन टेक्निकल डिवाइसेस C728 क्रोमटेक पार्क 9th बिल्डिंग। हाँ, यहाँ पे तो 8वां बिल्डिंग है और यहाँ पे जो है वो 9वां बिल्डिंग है सेकेंड पार्ट में, और ये क्वेश्चन में 8वां बिल्डिंग के बारे में पूछा है, तो दूसरा जो होगा वो गलत होगा। अगर एक आंसर मिल गया ना तो सब अपने आप गलत होगा। हंसेन टेक्निकल डिवाइसेस C728 क्रोमटेक पार्क 8वां बिल्डिंग सेक्टर 29 बी थाने ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 400-615 इंडिया। पहला तो तीसरा तो दोनों सेम है, कुछ इसमें नजर आया?
पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका आंसर 8वां बिल्डिंग एक बार फिर से मिला देते, कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक होगा। HNSEN एसियन, टेक्नीशियन टेक्नीशियन, डिवाइसेस SIS, C 728, क्रोन अरे हाँ, यहाँ पे क्रोन है, यहाँ पे क्रोम है, और जो पूछा गया उसमें भी क्रोम है, तो क्रोम वाला आंसर होगा, क्रोन नहीं। यहाँ पे स्पेलिंग एरर भी देता है, स्पेलिंग एक स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रोन है और यहाँ पे क्रोम होगा, यानी कि ये इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, पहला गलत। और चौथा में बोला ऑल द सेम, यानी कि चारों सेम है ना, चारों में तो एक तो गलत है, एक तो सही है, बाकी 3 गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। तीसरा जो पत्ता है वो एड्रेस जो बिल्कुल मिलता जुलता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि एक्सीडेंटली शब्द के बाएं से शुरू करते हुए दायां बायां, बाएं से शुरू करते हुए बाएं से दाएं की ओर जाते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है और बाकी सभी अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाता है। कहने का मतलब इसको पहले एक्सीडेंटली को बाएं से दाएं में सजाना है, बाएं से दाएं, और प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़ा अक्षर में, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटा अक्षर में। तो पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर मान लेते हैं, हम शुरू यहां से करते हैं एक्सीडेंटली से, ठीक। पहले इसको लिख लेते हैं, एक्सीडेंटली ACCIDENTLY, एक्सीडेंटली हो गया। और प्रत्येक दूसरे अक्षर को, यानी कि पहले अक्षर उठाते हैं हम अल्टरनेटिव, ये फिर ये फिर ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये, उसके ये जो लिखेंगे वो छोटा अक्षर में, बाकी सब जो है जो छूट गया वो बड़ा बड़ा अक्षर में। सी, फिर ये छोटा सी हो जाएगा, फिर ये बड़ा आई हो जाएगा, ये छोटा डी हो जाएगा, ये बड़ा ई हो जाएगा, ये छोटा एन हो जाएगा, ये बड़ा टी हो जाएगा, ये छोटा ए हो जाएगा, ये बड़ा एल हो जाएगा, और ये छोटा एल हो जाएगा, और ये बड़ा वाई हो जाएगा। बड़ा वाई यानी कि मतलब ऐसे है, ऐसे, ठीक। तो ये बन गया प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में और बाकी सभी को बड़े अक्षरों में, सभी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार बने नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, यानी कि इसको फिर पलटना है, यानी कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम यानी कि फिर से उल्टा कर देना है। साला ये तो क्वेश्चन ही तो टाइम टेकल सवाल, टाइम लेने वाला है। वाई, फिर एल, फिर बड़ा एल, फिर छोटा सी, फिर टी, फिर एन, फिर बड़ा ई, फिर डी, फिर आई के बाद फिर सी और फिर बड़ा सी और उसके बाद छोटा ए, इसको कर दिए व्युत्क्रम यानी कि उल्टा में। तो बोल रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर, इधर हमारा लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, यानी कि राइट यानी दायां, और दाएं से चौथा लेटर कौन सा है? आई। दाएं से चौथा लेटर कौन सा? आई। दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर से सातवां अक्षर, दाएं के चौथे अक्षर से बाईं ओर सातवां अक्षर, तो दाएं से चौथा अक्षर आई हुआ, इसका बायां, इसका अगर ये इधर दायां होगा तो इधर बायां होगा, और इधर इसका बायां कितना? सातवां, तो इससे सातवां जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जाएगा यहाँ पे। फिर से देखिए, दाएं से चौथा अक्षर आई का बायां जो है सातवां, तो बायां इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये एल जो होगा हमारा आंसर होगा। सातवां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि जो है एल होगा, वो आंसर होगा बाएं से सातवां लेटर एल। और एल जो है, एल है कहीं? एल तो है छोटा एल, यानी कि इसी तरह लिखा जाता है। बाकी तीनों को ऑप्शन देखेंगे, तीनों में एक भी नहीं है, लेकिन इसको आई नहीं समझे, एल समझे, यानी छोटा एल है ये। तो ये तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा एल। एक्सीडेंटली को पहले एक अल्टरनेटिव छोड़ के एक बड़ा एक छोटा लिखा, उसके बाद व्युत्क्रम किया यानी कि उलट दिया, उसके बाद फिर दाएं से चौथा अक्षर के बाएं सातवां कौन सा होगा? दाएं के चौथे अक्षर के बाएं सातवां एल होगा, इसका तीसरा ऑप्शन एल होगा। ठीक, तो उम्मीद करते क्वेश्चन जो है वो अच्छा लग रहा होगा आपको बनाने में। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर देखिए, अगर बन जाता है तो फिर डबल स्पीड में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं। आइए इसका ऑपरेशन करते हैं। एक वृत्त है, उसमें से 6 लोग बैठे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 का मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। ठीक, सब के सब वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं। आगे बी जो है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी को और या डी को हम कहीं भी मान सकते हैं, मान लगते हैं बी यहाँ है, बोल रहा बी जो है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर डी को यहाँ ले तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है बी। ठीक,
सी जो है वो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सी जो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, ए और सी कहाँ मानना है अभी ये नहीं कंफर्म नहीं है, मतलब आगे पढ़ते हैं। ए जो है वो ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। हाँ, ये अगर बन जाए तो फिर हमारा बात बन जाएगा। ए जो है वो ई और एफ का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अगर मान के चलते ए हम यहाँ रखते हैं तो ई यहाँ रखना होगा और एफ यहाँ रखना होगा। ए जो है ई एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद सेकेंड लाइन पर क्या था कि सी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सी जो है वो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है यहाँ पे, यानी कि सी होगा ए के दाएं से दाया, यानी कि ऐसे घूमेगा ना दाया, तो 1 2 3, सी जो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि ये पूरी क्वेश्चन जो है वो बन गया। तो पूछा क्या है, डी ई के ठीक दाई और बैठा है। डी जो ई के ठीक दाई और, हाँ तो वो तो सच गया, ये तो हो गया, ये तो बन गया। तो पूछा बी के ठीक बाई और कौन है, बी के ठीक बाई और, बी के दाएं एफ, तो बी के ठीक बाई और कौन है, सी। बी के ठीक बाएं और कौन है, तो सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी, बी के दाएं और सी बैठा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। एक कक्षा में स्नेहा नीचे से चौथे स्थान पर है, हर्ष जो है ऊपर से 10वें स्थान पर है और उनके बीच विभिन्न स्थान वाले 6 छात्र बैठे हुए हैं, तो कक्षा में कितने छात्र टोटल है। ठीक, आइए बनाते हैं। पहले बोला है एक कक्षा में स्नेहा जो है वो नीचे से चौथा स्थान पर है, नीचे से चौथा, यानी कि यहाँ पे स्नेहा बैठी है नीचे से 4 नंबर पे। आगे हर्ष जो है वो ऊपर से लेकर 10वां स्थान पर बैठा है, ऊपर से लेकर 10वां स्थान पर बैठा है और 10 और 4 के बीच में जो 6 लोग हैं, ये यहाँ पे जो 6 लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक, अलग अलग स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो बोला कक्षा में कितने छात्र हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर ऊपर से ये 10वां स्थान पर है तो इसके पहले कितने होंगे, ऊपर से ये 10वां स्थान पर है तो उससे पहले कितने होंगे, उससे पहले होंगे 9, है ना। अगर ऊपर से 10वें स्थान पर है तो ऊपर से कितने होंगे, 9। अगर ये नीचे से चौथे स्थान पर है, अगर नीचे से चौथे स्थान पर है तो इससे बाद कितने होंगे, तो 3। इससे बाद, इसके पहले बाद वाले कितने होंगे, 3, और बीच में जो बच गए 6। तो ऊपर से कितने होंगे, 9 प्लस हर्ष के ऊपर कितने होंगे, 9, और स्नेहा के बाद वाले कितने होंगे, 3, प्लस उसके जो बीच वाले हैं वो कितने होंगे, 6, और एक हर्ष जो अपना खुद स्थान लेगा 100 और स्नेहा जो अपना खुद स्थान लेगी 100, और ये टोटल अगर जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं। तो 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20, टोटल कक्षा में 20 छात्र हैं। कैसे किए, तो ऊपर से अगर ये 10वें स्थान पर है तो इसके पहले 9 छात्र होंगे, नीचे से अगर ये चौथा स्थान है तो इसके बाद 3 छात्र होंगे, तो 9 और 3 12 और 6 बीच वाले, 9 और 3 12 और 6 18 और एक हर्ष खुद और एक स्नेहा खुद, तो 9 6 18 और 3 15, 9 6 15 3 18 और 2 20, यानी कि कक्षा में कितने छात्र होंगे, 20 छात्र होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्षा में टोटल 20 छात्र होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जडेजा उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया डायरेक्शन। तो बोला जडेजा जो उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ पे जडेजा है, उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर वो बाएं मुड़ता है। अगर उत्तर की ओर है तो बाएं मुड़ेगा, यानी कि वो पश्चिम की ओर जाएगा और वो 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर, जैसे यहाँ लंबा होगा 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर वह पश्चिम की ओर है, बाएं मुड़ता है तो जाएगा दक्षिण की ओर, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, और वह फिर से बाएं मुड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है तो फिर इधर आएगा और जो है वो 7 किलोमीटर चलता है। ठीक, उसके बाद जडेजा वो किस दिशा के सम्मुख है, यानी कि अब जो उसका मुंह है किस दिशा के मुख है, तो वो पहले यहाँ से था, यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से गया इधर, इधर से गया इधर और इधर से गया इधर, यानी कि वो इधर जा रहा है, इसका मुंह इस साइड है और इस साइड कौन सा दिशा है, तो पूरब दिशा है, यानी कि उसका जो मुंह है वो पूरब दिशा की ओर है। तो पूरब दिशा एक ही ऑप्शन में है, चौथा नंबर में पूरब। अगर इसमें पूछा किस दिशा में है और बोलता अगर कितनी दूरी पे है, तो 7 इधर चला और 7 इधर चला, ये खत्म। ये पूरा अगर 6 नीचे उतरा और ऊपर अगर 3 गया तो यहाँ से बचा, ये बचा 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर उत्तर की, 3 किलोमीटर पूरब की। अगर पूछता तब कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो 3 किलोमीटर पूरब में, 3 किलोमीटर पूरब में, लेकिन हमको किलोमीटर ना पूछ के ये पूछा कि कौन सा दिशा में है, यानी कि उसका फेस तो पूरब की ओर है। तो इसका छठा का आंसर हो गया डी, पूरब की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां,
दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन को चुनें जो एक सार्थक शब्द निर्मित करेंगे। यानी कि एक आपका वर्ड दिया हुआ रहेगा और उसे अंक दिए हुए रहेंगे 1 2 3 4 5, इसे सार्थक शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है। तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, देखिए आप लोग अगर एग्जाम में बैठे होंगे इस वक्त तो आप तो ऑप्शन छांट रहे होंगे कि ऑप्शन कौन सा मिल जाए, 3 4 2 6 सब तो अलग अलग है पहला डिजिट। तो इससे बनेगा, एक ही को वर्ड दिख रहा है वालकर, वाकर यानी वालकर जो बोले आप, WALKER, वालकर यानी वाकर जो बोले, तो वाकर यानी कि डब्लू का जो है वो 3, डब्लू का हो गया 3, ए का हो गया 1, एल का हो गया 4, के का हो गया 6 और 5, ई का हो गया 5 और आर का हो गया 2। यानी कि इसका कोड हो जाएगा 3 1 4 6 5 2, 3 1 4 6 5 2 आपका पहला ही ऑप्शन में है। बाकी और सब कोई शब्द बनेगा वाकर छोड़ के, हमको तो नहीं लगता। आप जरूर अगर आप गूगल डिक्शनरी में खोजिएगा तो जरूर मिलेगा, आप खोज के अगर इसके एक्स्ट्रा अगर मिल जाए तो वो भी आपका ऑप्शन आंसर भेज सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं कि इसके अलावा और एक शब्द होगा और उसका आंसर ये होगा। ठीक, तो ये वाकर बना और इसका कोड हो जाएगा 314652, 314652 यानी 7वां का क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, ए सी का पुत्र है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माता है, पी जेड का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ये हमको टोटल बनाना है चारों, और चारों में से कौन सा कथन सही है। तो पहले इसको बना लें। बोल रहा है ए जो है वो सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का है बेटा है, ए जो है वो सी का बेटा है, यानी कि ये प्लस, सी और क्यू बहनें हैं, सी और क्यू दोनों बहनें आपस में, सी और क्यू दोनों बहनें यानी कि दोनों का माइनस, ये दोनों बहनें हैं और ये इसका बेटा है, तो ये इसकी कौन लगेगी, मौसी, मौसी। जेड क्यू की माता है, जेड जो है वो क्यू की माता है, जेड जो है वो क्यू की माता है। यहाँ पे बना है, अच्छा ये छोटा हो गया, यहाँ फिर से बनाते हैं। ए जो है वो सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का बेटा है और सी और क्यू आपस में बहनें हैं और जेड जो है वो क्यू की माता है, जेड जो है वो क्यू की माता है और पी जेड का पुत्र है, पी जो है वो जेड का पुत्र है, यानी कि इसका ये बेटा है, तो यानी कि ये दोनों आपस में भी भाई बहन हुए, ये इसकी बेटी ये इसका बेटा और ये दोनों की मम्मी, भाई बहन। ठीक, तो बोला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। सी और पी आपस में बहनें हैं, क्या सी और पी आपस में बहनें हैं ना, ये तो भाई है, ये तो बहन है, ये गलत हो गया पहला। पी ए का पुत्र है, पौत्र मतलब यही नाती, तो पी ए का नाती है, इसका बहन का, इसका बहन, इसका बहन यानी कि इसके बहन का बेटा है, यानी कि वो भांजा है, पौत्र तो कहां से होगा, ये भी गलत। पी ए का पुत्र है ना, बेटा भी नहीं है, गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो तो चौथा को चेक नहीं किया करते, डायरेक्ट मार के निकल लिया करते हैं। सी की सी जो है वो पी की बहन है, सी जो है वो पी की बहन है, हाँ इसकी बहन का बहन यानी कि सी जो है वो पी की बहन है, सी जो है वो पी की बहन है, इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2। ये कथन स्वतंत्र कारण और स्वतंत्र कौन सा स्वतंत्र कारणों का या उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है या फिर दोनों कथन को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। कथन क्या कहता है, पहला कि क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़े और अक्षय वस्तुओं के में योगदान के सहायता के लिए लोगों से अपील की गई है। मतलब कि जो क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित हो, यानी कि क्षेत्र में अगर एक क्षेत्र में बाढ़ आया है, उसमें से कुछ घर, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ घर बह गया है, तो उनके परिवारजनों को खर्चा पूरा करने के लिए सहायता लेने के लिए लोगों से अपील की गई है, बाकी लोगों से। ठीक, नेक्स्ट कथन 2 क्या कहता है कि बाढ़ ने घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और क्षेत्र में पूर्णतः व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसा बाढ़ आया कि घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, घरों को तोड़ फोड़ दिया है, बहा ले गया है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के जमुनिया गांव में आया था ना बाढ़, पूरा घर ही धस गया था सब, तो क्षतिग्रस्त कर दिया है और छात्र में पूर्णतः व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि कारण कौन सा है और प्रभाव कौन सा है। कारण कि क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़े और अक्षय वस्तुओं के योगदान में सहायता के लिए लोगों से अपील की गई है। क्यों अपील की गई है, आखिर कुछ तो उसका कारण होगा ना। आखिर क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ितों है, डेथ हो गए, उसका जो परिवार है उनके लिए अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, अच्छे वस्तुएं हैं, तो उनके लिए लोगों से अपील की गई है कि कुछ जमा गांव में जो बाकी है वो जमा उमा करके उसको कुछ कर दीजिए, बढ़ा चढ़ा के भाग लीजिए। तो
आखिर क्यों करना है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि बाढ़ ने जो घरों को सबको बर्बाद कर दिया, घरों को तोड़ दिया, बहा ले गए हैं और क्षेत्र में पूर्णतः व्यवधान उत्पन्न कर दिया, एकदम शांति उत्पन्न है। तो यानी कि समझ में आ गया कि जो दूसरा है वो कारण है और पहला जो है उसका प्रभाव है कि क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए अपील करना है, और दूसरा कारण क्या है कि बाढ़ ने घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया है। यानी कि पहला प्रभाव है और दूसरा कारण है। दूसरा कारण है, पहला प्रभाव है। दूसरा कारण है और पहला प्रभाव है, पहला ही ऑप्शन में है। दूसरा कारण है और पहला प्रभाव है, ये कि चौथा नहीं मारिएगा क्योंकि चौथा में पहला प्रभाव है और दूसरा कारण है, नहीं ये गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 और 1 2 ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा, दूसरा कारण है इसका और पहला प्रभाव है कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा एक लड़की की ओर कि मेरा ही रिलेशन में कुछ लगती है, क्या लगती है? तो राघव मान लेते हैं, यहाँ आर है राघव क्या कहता है उस लड़की के बारे में कि वह मेरे पिता यानी कि राघव के पिता, राघव बोल रहा है ना, तो राघव के पिता। ठीक, आगे, वह मेरे पिता की माता यानी कि इसकी मम्मी, माता की पुत्री। ठीक, आगे, माता की पुत्री के इकलौते भाई यानी कि ये इसके पापा, इकलौते भाई की पुत्री है, इसकी भी पुत्री है, यानी कि कहने का मतलब इसकी, ये दोनों जो है आपस में भाई बहन है। राघव, फिर से बोलते हैं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राघव ने क्या कहा कि वह मेरे पिता की माता की इकलौती पुत्री के इकलौते भाई की पुत्री है, यानी कि जो राघव है उसकी बहन है, आपस में वो दोनों भाई बहन है। तो राघव के पिता ये, और लड़की की माता तो ये नहीं होगी, ये तो आपस में भाई बहन है ना, तो लड़की एक काम करते इधर बना लेते हैं। ठीक, ये बन गई राघव की, ये पुत्री बन गई, राघव के पिता की पुत्री। तो राघव के पिता, ये लड़की की माता, यहाँ पे हो जाएगी लड़की की माता, ये और ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। तो राघव के पिता और ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी मम्मी तो इसकी भी मम्मी, यानी कि ये दोनों पति पत्नी। तो राघव के पिता उस लड़की की माता से क्या संबंध हो गया? राघव का पिता जो है वो, ये जो है वो पिता, वो इसकी लड़की की मम्मी से क्या होगा? तो इसकी कौन लगेगी? पति। राघव के पिता उस लड़की की मम्मी का कौन लगेगा? पति ना, ये दोनों तो पति पत्नी हुआ आपस में, तो उसकी मम्मी का कौन होगा? पति, यानी कि ये दोनों आपस में अगर भाई बहन है तो इसका पति होगा। ठीक, 10वां का आंसर हो गया पति, यानी कि पति लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एट द रेट का अर्थ जोड़ है, प्रतिशत का अर्थ ये है, फलना चिलना ढकना, इसमें इसको फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश में उसको होते हैं, लेकिन इसमें चेंज करना है, एट द रेट की जगह में भर के चेंज करना है, यानी कि 23। एट द रेट का अर्थ जो है वो जोड़ 105। ठीक, आगे, डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ जो है भाग है, भाग यानी कि बटा हम दे रहे हैं 15। उसके बाद प्रतिशत का अर्थ जो है वो गुना है, गुना। उसके बाद 6 और उसके बाद लास्ट बचा हैज का अर्थ जो घटाव है, घटाव 29। तो इसको सॉल्व कीजिए, 15 सत्ती 105, 7 छक 42, 42 और 23, 3 2 5 4 2 6 65 माइनस 29, तो कितना बचेगा? 15 9 6 5 में 2 3 यानी कि 36। इसका आंसर कितना होगा? 36। आंसर किसका ऑप्शन में है? हाँ, इसका लास्ट ऑप्शन डी नंबर में है 36, यानी कि इसको प्लस माइनस प्लस में बैठा के उसके बाद कितना है, इसका आंसर आया 36, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट 12, लिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के उसके प्रत्येक अक्षर को दिया गया है, यानी कि ये जो है वो इससे संबंधित है, तो इसका जो है अगला संबंधित क्या होगा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। आइए देखते हैं इसको भी। डी आता है 4 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, एक आता है 13 पे, ये आता है 7 पे, ये 18 पे, ये 4 पे, ये 2 पे, और ये 13 पे। तो 4 से गया 7 प्लस 3, 18 से गया 18 सेम, 5 से गया -1, 1 से गया +1, और ये 13 सेम, यानी कि एक छोड़ के एक जो सेम है, और पहला लेटर जो है +3 है। तो पहला लेटर अगर हम भी +3 करते हैं तो 13 और 3 16, और 16 में आ जाता है P, 13 और 3 16, और 16 में आ जाएगा P, और P से कोई ऑप्शन शुरू है? एक ही ऑप्शन शुरू है, बाकी तीनों ऑप्शन को आप छांट के एक टिक करके, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, आराम से आगे स्किप करके बढ़ सकते हैं आगे। ठीक, तो +3, उसके बाद ये 18 का 18 सेम है, तो ए का ये भी सेम होगा आगे। उसके बाद जी, यहाँ पे किया -5 में 1 गया 4 -4, तो 7 में 1 जाएगा 6, 7 में 1 जाएगा 6। उसके बाद 1 आ गया 1 +1, तो 9 का गया 9 और 1 10,
और 13 और 13 सेम है तो सी और सी सेम रहेगा, यानी कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों सेम रहेंगे। तो इसका कोड बन गया क्या, PAFJC इसका कोड है, यानी कि पहला ही लेटर आप मार के निकल जाते तो इतना देर नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट 12 का हो गया तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला को पूरा करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 1 1 2 3 5 8 13 कैसे किया, यानी कि ये +0 +1 +1 +2 +3 और +5। अरे बाबा ये तो कुछ अलग है, देखते हैं। ये यहाँ पे हो रहा है +1, फिर यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे हो रहा है +0, यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +2 और फिर यहाँ पे +3 और फिर यहाँ पे +5। तो अगला कौन सा होगा, यानी कि हम दो हमारा एक साथ हो जा रहा है तो समझ नहीं आ रहा है कि आगे +3 करें +8 करें या प्लस फिर 7 करें। इसको कैसे बनाया देखिए, 1 और 0 1 और 0 1, 2 और 1 3, यानी कि इसका पिछला लेटर जोड़ते जाना है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो अगर 13 और 8 21 हो जाएगा। यानी कि अगला लेटर मतलब अगला लेटर में पिछला लेटर जोड़ते जाना है, जैसे कि 1 और 1 2, फिर 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो 13 और 8 अबरी 21, 13 और 8 21, ऑप्शन नंबर बी 13 और 8 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निशांत के पास 68% बीएससी है, यानी कि कहने का मतलब निशांत के पास 68% बीएससी में लाया है वो, ठीक। एमएसएससी का रिजल्ट अभी आना बाकी है, ठीक। दो सब्जेक्ट में पढ़ता, 2 सब्जेक्ट लिया था वो, एक एमएससी और एक बीएससी। बीएससी में है 68% और एमएससी का रिजल्ट अभी आना बाकी है। और उसके पास 3 साल, उसके पास जो 3 साल का शिक्षण अनुभव है, यानी कि 3 साल का उसके पास, यानी कि 3 साल से पढ़ रहा है, यानी कि कहने का मतलब अगर अभी 27 साल का है तो वो 24 साल से तैयारी कर रहा है। बीएससी एमएससी जो भी होता है वो 3 साल से 4 साल से पढ़ रहा है, यानी कि 3 साल का उसके पास अनुभव है। आगे तो प्रमोशन के लिए तैयार है। अगर आप शिक्षक होते हैं तो उसका अगर प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उसका निशांत के पास जो 68% बीएससी में रिजल्ट आ गया, लेकिन एमएससी में जो आना है वो अभी बाकी है। तो आगे आप क्या करेंगे कि परिणाम का इंतजार करो फिर निर्णय ले। हो सकता है कि आगे अगर इसमें फेल हो गया, अगर हम इसको प्रमोशन दे दिए, नौकरी दे दिए, तो मेरा तो जान खतरे में है। तो क्योंकि उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, उसका अगर रिजल्ट आने देंगे और कितना आएगा उसके बाद निर्णय लेके उसके बाद इसका परिणाम करेंगे, यानी कि परिणाम का इंतजार करें और फिर निर्णय ले। इसका पहला ही ऑप्शन सटीक बैठता है। दूसरा, अपूर्ण पीजी के कारण अधिव्यक्ति, यानी कि पीजी इसमें तो करना है नहीं, पीजी का कोई बात ही नहीं किया है। प्रिंसिपल से संपर्क करें, प्रिंसिपल से संपर्क करके क्या फायदा, जब प्रिंसिपल आकर थोड़ी ना नंबर देता है, वो तो स्टेट बोर्ड देती है, तो प्रिंसिपल नंबर नहीं देगी। और निशांत का चयन करें, निशांत का चयन कैसे कर दीजिएगा जब उसका एमएससी का रिजल्ट आया ही नहीं है। तो इसका सीधी ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है, परिणाम का इंतजार करें, यानी कि रिजल्ट आने दे उसके बाद उसका करें। एक बीएसएफ का एएसआई और स्टेनो में एएसआई और एचसीएम का एक फॉर्म निकला गया था 2024 में, और उसका 2025 यानी कि जनवरी या फरवरी में 2025 में उसका फिजिकल हुआ था। लेकिन उसका अक्टूबर में एग्जाम होना था, अक्टूबर लास्ट में एग्जाम होना था, लेकिन क्या किया, 2-3 दिन पहले नोटिस आया है, आज पता चला है उसका टेंडर ही नहीं पास हुआ है। यानी कि एग्जाम का जो वेंडर होता है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इसका एग्जाम आखिर कंडक्ट कौन करवाएगा। बताइए 2024 का वैकेंसी है और ये 2025 जा रहा है, और अगर लग सकता है कि ये 2026 में एग्जाम लेगा, तब अगर उसके बाद टाइपिंग भी है, उसके बाद डीबी भी है, हमको लगता है 27 तक पूरा कर जाएगा। ये बहुत देर हो रहा है, यानी कि ये तो वही बात हो गई ना कि हम अगर फॉर्म भरते हैं तो हमारे बच्चे रिजल्ट देखेंगे, हम अगर फॉर्म भरते हैं आज तो हमारे बच्चे जब होंगे तब रिजल्ट देखेंगे। तो इस कदर बेरोजगारी बढ़ गई है भारत में कि 2024 का फॉर्म है और अभी तक उसका एग्जाम भी नहीं हुआ, केवल फेज 1 फिजिकल हुआ है। तो देखिए क्या होता है आजकल, यानी कि इसी तरह इसीलिए बोलते हैं कि कंपटीशन में लगिए, लेकिन ऐसे चुनिए, ऐसे इस चीज का तैयारी कीजिए कि वो जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं, एसएससी भी उसी तरह है, बैंकिंग भी उसी तरह है, यानी हर स्टेट हर सेंट्रल लेवल का जॉब उसी तरह है, लेट से ही करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 14 का। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय लेती है। एक आपके पास
गाँव का, ये सामाजिक है, समाज का एक कहानी भरा है। उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में समाज में कौन-सा अच्छी तरह से बैठेगा, वो आपसे पूछ रहा है। सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय देता है। तो कौन देता है? भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना। एक गाँव में आप समाज में जा रहे हैं और आपके बगल से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो भारी बैग लेकर जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। हाँ, ये सामाजिक का कार्य हुआ, सामाजिक मदद करना इसको बोलते हैं, समाज में मदद करना हुआ। ठीक? किसी ऐसे व्यक्ति पर चिल्लाना जो आपसे टकरा गया हो। अगर मान लें गलती से कोई टकरा गया, उसको चिल्लाएँगे, "ए! तुमको दिखता नहीं है? क्या करता है तुम?" इस तरह चिल्लाएँगे, तो ये तो गलत बात है। उसको आराम से भी समझा सकते हैं, भैया सॉरी, सॉरी हो गया, गलती सबसे होती है, इंसान से होती है, हो गया। गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियाँ पोस्ट करें। अब इंस्टाग्राम यहाँ थोड़ी नहीं है समाज में कि अब उसका इंस्टाग्राम आईडी लिए हैं, उसको खोलेंगे, उसको खूब कमेंट करें, गरिया रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि लो अरे तुम भी लो नंबर, तुम भी लो उसको गरिया, वो हमसे टकराया, आज मार खाया, गाली दिया। ये भी गलत बात है। और चौथा क्या कहते हैं, सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज करें। यानी सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि गाँव में एक सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ पे सभी लोग उपस्थित हो, अगर बच्चे रो रहे हैं तो उसको नजरअंदाज करके निकल ले। ये भी गलत बात है ना। आखिर आप समाज में एक रह रहे हैं और एक समाज में एक रह रहे हैं, तो आपको हर किसी के लिए मदद करना होगा। सब तभी तो सब आपका मदद करेगा। अगर किसी का आप आज मदद कीजिएगा तो अगला आपका भी मदद करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो पूरी सटीक बैठता है सामाजिक स्तर पर, कि भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना। ठीक, तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह का स्थान है, वहां पे कौन सा वर्ड आएगा? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट बनाते हैं, क्या होगा इसका? तो पहले है बी, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद डी और ई है, उसके बाद फिर खाली स्थान है, उसके बाद एच जे है, एच जे और के है, उसके बाद हमको आगे बनाना है। तो देखिए बी और डी की ए बी सी डी अगर पढ़ें तो बी के बाद आता है सी, बी के बाद आता है यानी सी, यानी कि यहाँ पे पहला लेटर गायब है। अगला डी और सी के बाद डी और ई, डी ई के बाद आता है एफ और जी, एफ और जी, एफ और जी जो है वो यहाँ पे गायब है। यानी कि पहला में पहला लेटर, दूसरा में दूसरा लेटर, और ये जो तीसरा में हो 3 लेटर गैप होगा, एफ जी, एच जे के, एच जे के बाद एच, यहाँ पे आई भी गैप है। ठीक, आई भी नहीं है तो एच जे के, उसके बाद गैप कौन सा होगा? एल एम एन, एल एम एन, यानी कि यहाँ पे है पहला लेटर, यहाँ पे 2 लेटर गैप है, तो यहाँ पे 3 लेटर जो है वो गैप होगा। तो एच जे के बाद एल एम एन गैप होगा, एल एम एन के बाद क्या आता है? तो पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर होगा, ओ पी क्यू आर ऑप्शन नंबर तीसरा। बाकी अगर ऑप्शन आप छाट सकते थे तो एस 37, ये 74, ये 89, और सब में नंबरिंग है, सब में नंबरिंग है। एक ही ऑप्शन है जो चारों का चारों वर्ड है, ऐसे भी आप छाट के निकल सकते थे। तो इसका यहाँ पे एक लेटर गैप है, यहाँ पे 2 लेटर गैप है, यहाँ पे 3, उसी तरह अगला में जो है 4 लेटर गैप होगा, यानी कि आर के बाद होता है एस, तो एस टी यू भी, ये 4 लेटर गैप है, और भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 5 अगला लेटर जो है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ये ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट, ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है और अगले से जुड़ते हुए ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि अगला जो होगा वो कौन सा होगा? 131, 37, 49, 63 और 81, और 81 के बाद अगला कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं। 131, 137, 149, 163, 181, आपको ये देख के अंदाजा लग रहा होगा कि सबका सारा का सारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो 131, 137, ये दोनों के बीच एक भी अभाज्य संख्या है। 131, 133, हाँ कटता है, 135, हाँ कटता है, 137 है, यानी कि इसके बीच एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद है अगला 149, 137 से 149 के बीच कोई भी अभाज्य संख्या है? हाँ है, 139 है, 139 है, 139 है। उसके बाद 143, 11 से कटता है 145, 5 से कटता है 147, 7 से कटता है जो डायरेक्ट 49, यानी कि ये दोनों के बीच एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ये दोनों के बीच एक भी नहीं है। उसके बाद अगला 149 से अगला 163 है, और 149 से 163 के बीच अभाज्य संख्या कौन सा है? तो होगा 151 अभाज्य संख्या है, 153 नहीं है, 3 से कटता है, 155 भी 5 से कटता है, 157 है अभाज्य संख्या, हाँ 157, 159 भी 3 से कटता है, उसके बाद 161 भी कटता है, तो डायरेक्ट उसके बाद 163, यानी कि ये सीरीज हमको समझ में आ गया कि ये दोनों के बीच 0 अभाज्य संख्या, ये दोनों के बीच 1 अभाज्य संख्या, ये दोनों के बीच 2 अभाज्य संख्या, तो जो अगला होगा उसके बीच 3 अभाज्य संख्या होगा, और अगला जो होगा उसके बाद 4 अभाज्य संख्या होगा, और 4 के बाद जो अगला हमारा आंसर होगा। ठीक,
तो 163 से 181, 163 से 181 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा? 163 से 181 के बीच 100 पहले 67 होगा, 167, 167 के बाद 169, 9 6 15 116, हाँ कटता है। उसके बाद 171 होगा अभाज्य संख्या, 171 कटता है, 7 और 1 8 और 1 9, हाँ ये भी कटता है, नहीं ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 165, हाँ 168, 169, 169, 9 6 15 116, ये भी कटता है। उसके बाद 100 आएगा, फिर डायरेक्ट 73, 73 के बाद आएगा 175, कटता है। 177, हाँ ये भी कटता है। 177 के बाद 179, 179 कटता है। 179 अभाज्य संख्या 9 7 16 और 1 17, 7 से कटता है। 179 है, 173 है और 177 है, 167 है, सॉरी 67, 73 और 79, ये दोनों के बीच 3 अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अगला जो होगा 181 के बाद 4 अभाज्य संख्या होगा। 181 के बाद अगला 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा? तो 181 के बाद 183 3 से कटता है, नहीं होगा। 185 5 से कटता है, 187 भी नहीं होगा, 187 भी 5 से कटता है। तो 185 5 से कटता है, 187 8 7 15 और 116 भी कटता है। जो जोड़ के जो सम डिजिट आता है ना, यानी कि अगर सम आ गया तो वो कट रहा है। अभाज्य संख्या जो केवल एक से और केवल स्वयं से कटता है, तो 187 भी नहीं होगा, 189 भी नहीं होगा, 191, हाँ इसके जस्ट अगला होगा 191। 191 के बाद होगा 193, 3 6 18, 3 3 9 9, नहीं कटेगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। 193 के बाद 195 5 से कटता है, उसके बाद डायरेक्ट होगा 197, 197 भी अभाज्य संख्या होगा। और इसके बाद भी होगा 197 के बाद 199, 199 अभाज्य संख्या है, 9 दूनी 18 19, हाँ है, ये भी अपने आप से केवल कटेगा। तो 199, तो 181 के बाद 4 अभाज्य संख्या हमने लिख लिए, और इसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि 201। 201 जो है 3 से कटता है, उसके बाद 203 वो भी कटता है, 205 भी कटता है, 207 7 2 9 ये भी कटता है, 209 के बाद 211, 1 1 2 और 1 3, हाँ 211। इसके बाद जो अगला संख्या होगा वो 211 अभाज्य संख्या जो होगा वो, यानी कि 181 और 211 के बीच 4 अभाज्य संख्या होगा, ये दोनों के बीच 4। तो ये दोनों के बीच 0 अभाज्य संख्या, ये दोनों के बीच 1 अभाज्य संख्या, ये दोनों के बीच 2 अभाज्य संख्या, और ये दोनों के बीच 3 अभाज्य संख्या, और ये अगला 181 से 211 के बीच 4 अभाज्य संख्या। तो अगला जो हमारा अभाज्य संख्या होगा वो 211 होगा। ये कहीं ना कहीं मुश्किल सा सवाल जरूर दिखता हो, केवल अभाज्य संख्या पे आधारित सा। ठीक, तो 18 का आंसर हो जाएगा 211, पहला ऑप्शन 211। ये तीनों तो अभाज्य संख्या तो दिख रहे हैं, लेकिन हम नहीं मार सकते क्योंकि इसके दोनों के बीच में अभाज्य संख्या है ना। तो 17 का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3 और 2 है। 50 लीटर एक मिश्रण है, यानी कहीं कहीं आपको देख के मैथ का सवाल लग रहा होगा, लेकिन आज रीजनिंग में पूछ दिया है। तो 50 लीटर का मिश्रण है जो 3 और 2 अनुपात में है। 3 और 2 5 बराबर 10, तो 3 और 2 5 बराबर 10, 5 बराबर 50, तो 1 बराबर होगा 10, तो ये हो जाएगा 30 लीटर और ये हो जाएगा 20 लीटर। ये कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूध और ये हो जाएगा पानी। ठीक, ये दूध हो जाएगा और ये पानी। आगे, तो वो अनुपात को 1 और 1 बनाना है, वो अनुपात को 1 और 1 अनुपात बनाना है, तो 1 और 1 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? 1 और 1 अनुपात बराबर करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कितना पानी मिलाना होगा, तो दूध तो हमारा मात्रा सेम है, क्योंकि वो बोल रहा है पानी कितना मिलाना होगा, यानी कि दूध जो है वो हमारा मात्रा सेम है, यानी कि 1 बराबर 30 है। तो यहाँ भी अगर 1 बराबर 30 होगा तो 20 में कितना जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा, यानी कि प्लस 10 करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि 30 और 30 बराबर हो जाएगा, यानी कि पानी जो है वो 10 लीटर मिलाएंगे तो बराबर हो जाएगा 10 लीटर। ऑप्शन नंबर 4। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि 30 लीटर और 20 लीटर है, इसको 1 और 1 करना है, यानी कि बराबर करना है, और इसमें कितना लीटर पानी पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाना होगा। आखिर तो कितना लीटर पानी मिलाना होगा, तो दूध तो मिलाना नहीं है, दूध की मात्रा सेम है, यानी कि 1 बराबर 30, तो यहाँ भी 1 बराबर 30, तो 1 बराबर 30 है, तो 20 से 30 जाने के लिए हमको 10 लीटर पानी मिलाना होगा, तब जाके बराबर होगा दोनों। तो 1 और 1 अनुपात बराबर होगा, यानी कि कहने का मतलब 10 लीटर इसमें पानी मिलाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये है सीरीज। ये सीरीज जो है वो आपको दिख रहा है ABCDE 5 गो डब्बा है, उनमें से जो बोल रहा है कौन सा आकृति जो पैटर्न को तोड़ती है, कहने का मतलब ये 5 में से एक ऐसा होगा जो चार जो है वो एक जैसा फॉलो करता है, और जो 5 है वो अलग होगा। तो कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं। ये जैसे
अगर हम पहले लाइन में देखें, पहले लाइन में एक डॉट, दूसरा लाइन में भी एक डॉट और तीसरा लाइन में भी एक डॉट, यानी कि तीन लाइन में एक सर्कल है। उसी तरह से यहाँ भी 3 सर्कल है, यहाँ भी 3 सर्कल, यहाँ भी 3 सर्कल, मतलब एक लाइन में एक सर्कल है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है, जो एक लाइन में 2 सर्कल है, एक लाइन में 2 सर्कल है, तो कहने का कहीं ना कहीं हमारा डी जो है वो गलत होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। बाकी सब में ये देखिए एक सर्कल है, यहाँ भी एक सर्कल है और यहाँ भी एक सर्कल है, तो और यहाँ भी, यानी कि तीनों में 1, 2 और ये तीनों में एक सर्कल है, यानी जो चौथा लेटर है वो एक लाइन में 2 सर्कल है। तो कहीं ना कहीं डी जो है हमारा वो पैटर्न को तोड़ देती है, यानी कि ये पूरा नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी तीसरा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोडिंग के नियम अनुसार, कोडिंग और डिकोडिंग के नियम अनुसार सम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर 1 बैच है और विषम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर 2 का बैच है। तो बैच 1 और बैच 2 का रोल नंबर की पहचान करें। बैच 1 और बैच 2 का रोल नंबर का पहचान करें, कहने का मतलब ये आपको ऑप्शन जो 4 वो दिया है बैच 1 और बैच 2, बीच में और लगा हुआ है, यानी कि ये सेट बैच 1 है और ये सेट बैच 2 है। तो बोला क्या है कि सम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बैच 1 जो है वो सम अंक पर समाप्त होगा कहने का मतलब लास्ट डिजिट होगा। तो इनमें से लास्ट डिजिट सम नंबर, और सम नंबर आपको एक ही में दिखेगा 4, और ये जो सम नंबर है और वो लास्ट डिजिट है। तो यहाँ पे जो विषम नंबर होगा वो भी लास्ट डिजिट होगा। विषम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बैच 2, दूसरा जो बैच 2 है वो विषम नंबर 7 पर समाप्त है। तो पहला और दूसरा बैच कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। एक ही को ऑप्शन छटा गया बीच में, बाकी किसी में नहीं सम संख्या विषम संख्या तो है, लेकिन सम संख्या बैच 1 में किसी में नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, सम अंक पर समाप्त होने वाले 4 और विषम पर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, ये आपको एक सीरीज मिला है और जो खाली स्थान है उसमें आपको भरना है कि कौन कौन सा लेटर आएगा, तो अगर यहाँ पे अगर सीरीज देखते तो MNQO यानी कि N के बाद Q है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा। ठीक, आगे MNQOJK, यहाँ पे एक सीरीज बना MNQOJK के तक, फिर M के बाद N, यहाँ भी N होगा MNQOJK, फिर यहाँ पे M होगा MNQOJ, फिर K, फिर MNQOJ, फिर K, फिर MNQOJ। यहाँ पे ये सीरीज चलता रहेगा। तो हमारा लेटर कौन सा हुआ? Q हो गया, N हो गया और M हो गया, O हो गया और J हो गया। ये जो होगा हमारा आंसर होगा। ये दोनों में भरने में हमारा मतलब ये श्रृंखला को पूरा कर देगा भरने से। QNMOJ ऑप्शन नंबर 4 में है QNMOJ। 21 का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, एक विशेष कूट भाषा में व्हाट यू थिंक यू बिकम को लिखा गया है FEOMSUT और व्हाट यू थिंक यू अचीव को लिखा गया है MUSUTSO4। तो बोला है अचीव का कोड क्या होगा? नेक्स्ट चलिए इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वर्ड मिल रहा है, जैसे व्हाट यू थिंक यू दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में उसका कोड भी मिलता होगा। एक हमारे पास ये बचा बिकम और एक हमारे पास इसमें बचा अचीव बचा और बिकम बचा, ये दोनों बचा। तो आपस जो दोनों का जो कोड होगा वो दोनों में एक अलग होगा, मिलता जुलता होगा। जैसे पे यहाँ पे FEMOSUTAJA है और यहाँ पे क्या है इसका कोड? MOSUTEFEGA है। FE है, हाँ FE है। ZA है, हाँ ZA भी मिलता है। उसके बाद SU है, SU भी है। उसके बाद TA है, TA नहीं है। ZA है, ZA है। उसके बाद MO भी नहीं है, MO है, हाँ MO भी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे TE बचा और यहाँ पे TA बचा। TE और TA बचा। तो यहाँ पे दो को कोड ऊपर बचा बिकम और यहाँ पे बचा अचीव ACHIEVE अचीव। और ये दोनों का कोड बचा कौन सा? ये दोनों का कोड बचा एक TE और एक TA बिकम और अचीव का। तो बोला इस भाषा में अचीव का कोड क्या होगा? दोनों में से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसका कोड यही होगा और इसका कोड यही होगा। तो टी और टा में जो आपको ऑप्शन मिले वो मार के निकाल सकते हैं। तो टा ना दे करके टी है ऑप्शन में TE, तो अचीव का कोड हो जाएगा T, तो फिर बिकम को हो जाएगा TA।
तो इसका आंसर हो जाएगा टी। बाकी कोई भी ऑप्शन में टी और टे नहीं है। ये अगर टी और टे दोनों रहता तो दोनों मारते, आइदर वन आइदर टू, दोनों मारते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2025 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसमें से आपको एक याद करने वाली चीज आप मैं बता रहा हूं आज, कि अगर साल के पहले दिन, ठीक, अगर साल के पहले दिन, साल के पहले दिन और साल के अंतिम दिन, साल के अंतिम दिन, अगर दोनों वर्ष जो दिन जो है वो सेम रहे, अगर साल के पहले दिन और साल के अंतिम दिन अगर दोनों अगर सेम रहे तो आपको ईस्वी चेक करना है। ये 2025 और ये 2025 कौन सा है? तो ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कहने का मतलब जो 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर कहते हैं, और जो 4 से कटता नहीं है जो उसको लीप ईयर नहीं कहते हैं। तो साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन अगर एक हो तो उसको चेक कैसे करते हैं कि वो साल अगर लीप ईयर नहीं होना चाहिए, वो साल लीप ईयर ना होना चाहिए, तो वो साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम होगा। तो कहने का मतलब ये 2025 जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो साल का पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। ये आप अपने डायरी में या फिर माइंड में नोट कर सकते हैं कि साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम जब तब होता है जब वो लीप वर्ष ना हो। अगर लीप वर्ष हो तो अलग अलग होता है। अंतिम दिन तो सोमवार होगा। अंतिम दिन क्या होगा? मंडे, सोमवार। अंतिम दिन क्या होगा? मंडे। साल का अंतिम दिन और साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन अगर एक ही दिन है तो इसको पता कैसे करेंगे? तो लीप ईयर से। अगर लीप वर्ष हो तो एक दिन नहीं होगा, अगर लीप ईयर्स ना हो तो पहला दिन और अंतिम दिन एक ही होगा। 31 दिसंबर 2025 को भी सोमवार होगा और 1 जनवरी 2025 को भी सोमवार ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा सोमवार, यानी कि मंडे, था इसका बी मंडे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। दिए गए दो चिन्ह प्लस और माइनस और संख्या 17 और 216, यानी कि प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है, और 17 की जगह 216 करना है और 216 की जगह 17 करना है। तो अंकों को नहीं, जैसे कि यानी कि 17 है तो 1 और 7 को चेंज ना करें, डायरेक्ट 17 को चेंज करें, अंकों को नहीं। उसको आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? यानी कि कथन 1 सही होगा या 2 सही होगा। तो आइए इसको ऑपरेशन करते हैं। पहले आया है यहाँ पे 10, गुना का कोई जिक्र नहीं किया तो गुना का गुना होगा। 216 का जिक्र किया तो 216 की जगह 17 होगा, और ये प्लस की जगह माइनस होगा, और 17 की जगह ये 216 होगा, फिर माइनस की जगह प्लस होगा, और 6 की जगह 6 ही होगा, और माइनस की जगह प्लस होगा, और 13 की जगह 13 होगा। तो यह देख सकते हैं या फिर 146 आता है या नहीं। तो 17 दही ये हो जाएगा 170 माइनस 216 और प्लस 13 और 6 19, तो 19 इधर जोड़ेंगे तो 189, 189 में 216 घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 16 में 9 गया 7, 10 में 8 गया 2, 27 आ जाएगा। और यहाँ पे 146 है, यानी कि जो पहला का पहला जो है वो बिल्कुल गलत है, पहला जो है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन कथन दूसरा चेक करते हैं। दूसरा 7 गुना 216 की जगह 17 रखना है, उसके बाद प्लस की जगह माइनस होगा, 41 की जगह 41 ही होगा, फिर माइनस की जगह प्लस होगा, 17 की जगह 216 होगा, और ये भागा 36 होगा। तो ये पूरा पूरी 6 बार में जाएगा। उसके बाद 17 सती होता है 119, 119 माइनस 41 प्लस 6, तो 119 और 6 125, और 125 में अगर 41 घटाएंगे तो ये बचेगा 5 में गया 4, 12 में 4 गया 8, 84 बचेगा। और यहाँ पे 81 है, तो साला ये भी गलत है। यहाँ पे 84 आ रहा है हमारा और ये 81 है, यानी कि ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन दोनों गलत होगा, पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा, यानी कि कोई नहीं सही होगा। नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि आपको बाला सर पढ़ाएंगे होंगे ग्रामर में कि नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है इंग्लिश में। तो नाइदर वन नॉर टू, नाइदर के आगे नॉर है ना, हाँ, तो नाइदर वन नाइदर टू। अगर आइदर रहता तो आइदर वन आइदर टू, या तो फिर एक या तो ये दो। नाइदर वन नाइदर टू का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो है 27 आ गया, -27, इसका 84 आ गया, जबकि यहाँ 81 दिया हुआ है, तो ये भी गलत है।
तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल, आप अभी अभी एक लंबे समय के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से संबंध तोड़ चुके हैं। अरे ये तो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो तो सच में भूल कर चली गई, तुम तो बेवफा निकली। आप अभी-अभी ये ऐसा कथन है और आपको इसका बारे में कौन-सा कारण ढूँढना है कि क्या हो सकता है। आप अभी-अभी एक लंबे समय तक यानी कि बहुत पहले से एक लड़का और लड़की प्रेम करते थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। वो संबंध तोड़ चुके हैं यानी कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। बहुत लंबे समय से यानी कि लड़की पे भरोसा नहीं करते। तो जिसे आप वास्तव में बहुत प्यार करते थे, आय हाय! पूरे जानो-जिगर से प्यार करते थे, वो मेरा कलेजा का टुकड़ा थी, वो तोड़ के चली गई और पूरी तरह से व्याकुल हैं। उसे मिलने के लिए व्याकुल है, वो भी व्याकुल है, लेकिन घर वाले मिलने नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? अगर इस स्थान पे अगर आप होते तो आप क्या करते? तो ये 4 ऑप्शन है, उनके माध्यम से आप क्या करते? तो इस पर अकेले में रोएँगे? हाँ, गच्छा तरवने कुइयाँ तक किनारे में जाके बैठ के खूब कांदबो कि हमार गर्लफ्रेंडवा हमरा धोखा दे देलको। ये तो गलत हो मर्दे। व्यसनों का सहारा लेंगे, व्यसनों का अगर सहारा लेंगे तो और चिढ़ाएँगे और मज़ाक उड़ाएँगे। नहीं, ये भी गलत। अपनी व्यथा किसी से साझा करेंगे, अगर अपनी व्यथा किसी से साझा करेंगे, तो वो क्या कहेगा कि आर्जन आर गलील प्यार करेल, आर जो बेवफा ठिन, आर जो बोले रहे तोरा शुरू में कि लड़की से प्यार ना करियो, धोखा देतुन हमेशा। तो अपनी व्यथा किसी को ना सुनाए, जबकि एक ही काम करना है कि दोस्तों के साथ बाहर जाकर उसे भूलने की कोशिश करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसे भूलने भूलने की कोशिश करें, धीरे-धीरे भूल जाइएगा, तो सारा भूला जाएगा। उसके बाद अपने आप लक्ष्य पर आधारित हो जाएँगे। आप अपने लक्ष्य पर चलेंगे उस लड़की को भूल कर। तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएँ ताकि वो बात आप भूल सकें। तो पूरा व्याकुल है और दोस्तों के साथ बाहर जाए और वो भूलने की कोशिश करे। तो ये अंतिम सवाल आज का ये होता है, आज का सेशन खत्म। ये आपका आंसर है, टोटल 25 क्वेश्चन का 25वां आंसर है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, एमके विज़डम एकेडमी पर। आप पीडीएफ उठाइए, पहले क्वेश्चन बनाइए, पहला आंसर मिलाइए, सही है या नहीं, क्वेश्चन बनाइए, आंसर मिलाइए। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक? एमके विज़डम एकेडमी चैनल टेलीग्राम में। तो आज से है आपसे आज मॉक टेस्ट 5 है और आपसे आज विदा लेते हैं। अगला वीडियो में मॉक टेस्ट 6 में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।